हेलो। आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। जी सर। बोलो क्या था लास्ट टॉपिक? सर सर ट्रांजिस्टर एक पर। क्वेश्चन था सर, एलईडी में जो लाइट का जो फोटोन निकल रहा है, तो हम्म। फोटोन का एनर्जी इक्वल्स टू जो एनर्जी बैंड गैप है हम्म। ऑर्बिटल, हम्म। उसके इक्वल होगा। हाँ। तो लैम्बडा इक्वल्स टू 12400 वाई डेल्टा ई जी लिख हम्म। सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, बोलो और। नहीं सर, वो उस दिन आप जो लिखवाया था ना, वो उल्टा हो गया था, ईजी ऊपर हो गया था, डेल ईजी ऊपर हो गया था। अच्छा ठीक है, तो उसको चेंज कर लेना। लास्ट टॉपिक था सर ट्रांजिशन। हाँ ना, इधर डेल्टा ई जी इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, यही था ना? तो जी। लेमडा होगा एच सी बाई डेल्टा ई जी। और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये समथिंग 12,000। 400। और इसका यूनिट होता है, क्या रखे यूनिट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ कुछ और भी होता है, जूल्स। नैनोमीटर। जूल्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ये जब पुट करोगे ना, ये वैल्यू एस सी की जगह ये पुट कर सकते हो। और फिर जब एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्टली डिवाइड करोगे, तो आंसर जो लेमडा का आएगा वो नैनोमीटर में आ जाएगा। एंगस्ट्रम होगा सर। एंगस्ट्रॉन होगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा इधर। हाँ हाँ जी जी। लिखना वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। जो भी डेफिनेशन था वो सब लिखवा दिए थे, कलेक्टर, बेस और एमीटर का। जी सर। हम्म। चलो, दोनों टाइप में कोई एक टाइप लेके समझते हैं, या तो एनपीएन या फिर पीएनपी, कोई एक समझेंगे, बाकी सारा चीज एग्जैक्टली सेम होगा दूसरे वाले में। देखो, अगर ये पीएनपी है तो इमीटर में किसका ज्यादा कंसंट्रेशन होगा? यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा अगर ये पीएनपी है तो? एमीटर का। कंसंट्रेशन यहाँ पे किसका ज्यादा होगा? होल का ज्यादा होगा। इधर होल ज्यादा दिखेगा, इधर पे इलेक्ट्रॉन्स, और इधर होल्स। सबसे ज्यादा डेंसिटी इसका होता है क्योंकि ये हाईली डोप्ड होता है। इमीटर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इम्प्योरिटी होते हैं उसमें। उसके बाद ये लाइटली डोप्ड, और ये फिर ये मॉडरेटली डोप्ड। अब कॉम्बिनेशन क्या है ना, देखो यहाँ पे दो जंक्शन बनेगा, एक ये जंक्शन बन रहा और एक ये जंक्शन बन रहा। दो जंक्शन बन रहा, और जंक्शन के लिए हमारे पास क्या हो सकता है? या तो ये रिवर्स बायस हो सकता है, ये भी रिवर्स बायस, या फिर ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स ही रहने दो, ये फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस, और क्या, एक और बनेगा, ये रिवर्स और ये फॉरवर्ड बायस। ये चार पॉसिबिलिटी है हमारे पास। ये जो दोनों जंक्शन है, दोनों जंक्शन के लिए क्या हो सकता है? अगर ये रिवर्स है, ये भी रिवर्स हो सकता है। ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड। ये चार पॉसिबिलिटी हमारे पास बनता है, और इसी के बेसिस पे इसका वर्किंग होता है। इसमें से एक कंडीशन ऐसा है जिस कंडीशन में जो तुम्हारा ये ट्रांजिस्टर है, ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ठीक है? इन चारों पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी में जो भी एम्पलीफायर है, सॉरी, जो भी ट्रांजिस्टर है वो कैसे काम करेगा? एम्पलीफायर की तरह। और एक सिचुएशन होता है इसमें जिसमें अगर चेंज करोगे, जैसे दूसरा वर्क होता है इसका एज ए स्विच। ठीक है? स्विच की तरह भी काम कर सकता है, और एक सैचुरेशन स्टेट होता है। तो चार तरीके का इसका बिहेवियर होता है चार में। जैसे एक एम्पलीफायर है तो उसका अपोजिट भी हो सकता है। एम्पलीफायर का अपोजिट फॉर्म को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड फॉर्म बोलते हैं। जैसे अगर करंट एम्पलीफाई हो रहा है तो उल्टा कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा? करंट डिक्रीज होगा।
तो इनमें से दो सिचुएशन, एक एम्पलीफिकेशन के लिए और एक इन्वर्जन के लिए काम आता है। थर्ड होता है स्विच, एज ए स्विच, ठीक है, स्विच की तरह काम करेगा। फोर्थ जो होता है वो सैचुरेशन स्टेट पे काम करता है। तो हमारे सिलेबस में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एज एन एम्पलीफायर, कि एम्पलीफायर की तरह कब काम करेगा ये, ठीक है। तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि ये वर्क कैसे करता है। अगर हमने इमीटर बेस को, इमीटर बेस जो जंक्शन है, इमीटर बेस जंक्शन को अगर फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस रखते हैं, तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये काम करता है एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। और इसको बोलते हैं और एक्टिव स्टेट, ठीक है। हमारे सिलेबस में यही है, जो भी तुम्हारा नीट का सिलेबस है या फिर एनसीईआरटी है उसमें ये दिया हुआ। इमीटर बेस जंक्शन को हम किस में रखेंगे, फॉरवर्ड बायस में, और बेस कलेक्टर जंक्शन को किस में रखेंगे, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस तो इस कंडीशन को बोलते हैं कि ऐसे अगर रख रहे हो, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो जो भी ट्रांजिस्टर है वो बिहेव करेगा कैसे, एम्पलीफायर की तरह, या फिर इस मोड को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव स्टेट बोलते हैं। अब ये जो ट्रांजिस्टर है यहाँ से 3 तार निकले होते हैं, ठीक है। यहाँ से कितना तार निकलेगा, 3। तो कैसे भी कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, तो एक तार को कॉमन रखना पड़ेगा। इस तरीके का भी कॉम्बिनेशन बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, एक तार को कॉमन करना पड़ेगा। या तो बैटरी यहाँ जोड़ोगे इस तरीके से, या फिर तो ये देखो कॉमन हो गया, ये दोनों के साथ कनेक्टेड है। अरे बात समझ में, मतलब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन रखोगे तो एक जो होगा, एक जो तार होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। उसके बेसिस पे हमारे पास 3 कॉन्फ़िगरेशन और बनता है, जिसको हम कॉमन एमिटर, कॉमन बेस या फिर कॉमन कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। उसमें भी तुमको तीनों नहीं पढ़ना है, बस एक ही पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस तुम्हारा छोटा छोटा है, ज्यादा है नहीं, बस जो सिलेबस में है वही समझेंगे, फालतू का समझा देंगे। जो सिलेबस में वो समझ में आता ही नहीं है तो एक्स्ट्रा समझाएंगे। चलो अब समझते हैं, थोड़ा सा ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। अब हमारा इधर समझना है, ये फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करना है। फॉरवर्ड बायस करने का मतलब, अगर ये पी है तो इसके साथ कौन सा एंड कनेक्टेड होगा, अगर ये पी है, फॉरवर्ड बायस में काम करना है तो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे, ठीक है। अब ये पी है, इसको रिवर्स बायस में काम करवाना है, तो इसमें बैटरी जो कनेक्ट होगा वो ऐसे करेंगे, पी के साथ नेगेटिव कनेक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो अगर ऐसा वोल्टेज अप्लाई करोगे, वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब ये मान लो वी ई बी है और ये वी बी सी है, अगर ऐसे कनेक्ट करें तो इसको कॉमन बेस बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर नहीं समझेंगे, अभी बस यहाँ समझेंगे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगा। हो गया, चलो समझते हैं। यहां से करंट ऐसे फ्लो करेगा, और जो करंट, सॉरी ई से फ्लो हो रहा है, आई ई बोलेंगे इसको, ये करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, किधर जा रहा है, एमीटर को, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई ई से। अब समझते हैं, ये करंट पॉजिटिव है, इधर से गया, पी इन में डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ जो होगा ना, तो ये होल जम के किधर जाएगा। एक और चीज पहले समझ लो, ये एन और पी है, तो यहाँ पे जंक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, एन टू पी या पी टू एन, एन टू पी, यानी इधर का ये डायरेक्शन है किसका, जो भी यहाँ पे डिप्लेशन जोन बना है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का। सिमिलरली ये पी एन है, इसका डायरेक्शन किससे होगा, इधर। ये जो डायरेक्शन है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके चलते, ईबी के चलते, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसके चलते है,
डीसी के चलते। अब जो हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करा है, वोल्टेज जो अप्लाई करा है उसका देखना, वोल्टेज अप्लाई यहाँ प्लस करा है, ठीक है ना। प्लस मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना डीसी के चलते, वैसा ही है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये एक्सटर्नल है और ये एक्सटर्नल है, ये दोनों क्या है, इंटरनली जो डिप्लेशन जोन के चलते क्रिएट हुआ है। अब समझेंगे क्या हो रहा है। जैसे ये इधर से पास हो रहा है तो रिवर्स बायस कंडीशन, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होगा, ये जो होल है इस साइड जंप करेगा, होल की टेंडेंसी किधर होगी, इधर जंप करने का, ये होल इधर जंप करेगा, और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से जंप, किसी एक का डायरेक्शन दिखा रहा है। तो देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन जंप करके किधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर, इस रीजन में। अब इस रीजन में जाएंगे ना तो इनको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखेगा, इस डायरेक्शन में। और जो भी होल होते हैं, सॉरी होल जंप करके इधर गया, होल इधर जंप करके पहुंचा तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला यहाँ पे। तो वो इधर जाने के बजाय ना, ज्यादा जो होल होते हैं वो किस साइड जंप कर जाते हैं, सी की तरफ। जैसे अगर ये नहीं होता, ये वाला कंडीशन नहीं होता, तो ये होल का मूवमेंट जो होता इस तरीके से होता, जो भी होल मूव करता वो इस तरीके से करता। ये नहीं होता तो, क्योंकि जो भी जंप करके इधर गया, इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आया, होल इधर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है। अब देखो जैसे ये कनेक्ट करे ना तो इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिला इस डायरेक्शन का, जो भी होल इस साइड से इस साइड जंप करके आया, इसलिए इसको पतला रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ये इंटरफेयर कर सके, और इंटरफेयर करेगा तो वो जंप कराएगा उस साइड। तो जैसे ही होल इधर जंप करके आया ना तो ये पतला होता है, जानबूझ करके इसको पतला बनाया जाता है ताकि ये जंप करके इधर पहुंचेगा तो यहाँ डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही होल यहाँ पे जंप करा, माइनॉरिटी हो गया, समझना ये एन है, एन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेजोरिटी होता है। होल जंप करा इस साइड, यहाँ क्या हो गया, ये माइनॉरिटी हो गया। तो ये जो माइनॉरिटी होल यहाँ पे पहुंचा ना, वो जंप करके इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कौन सा कनेक्शन में है, रिवर्स बायस है। और रिवर्स बायस में जो करंट का कंडक्शन होता है वो किसके चलते होता है, माइनॉरिटी के चलते। जो होल यहाँ पहुंचा वो क्या हो गया, माइनर हो गया। माइनर होने के चलते ये होल जो इधर से जंप करें वो इधर पहुंचते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे। एक आध होल इधर पार करता है, ठीक है। तो जो होल इधर पास हुआ है ना तो ऐसे करंट फ्लो होगा, जो होल इधर पास हुआ है क्या होगा, करंट कैसे फ्लो करवाएगा, होल इधर जंप कर गया, ठीक है, तो करंट आईसी इधर, और इसके चलते आई बी इधर। तो अगर कॉम्बिनेशन देखोगे आई ई बराबर किसके होगा, बेस प्लस कलेक्टर के बराबर। ये आई ये जितना प्रोड्यूस कर रहा है उसका कुछ पोर्शन कौन ले रहा है, कुछ क्या सारा का ऑलमोस्ट सब पोर्शन कौन ले रहा है, आईसी ले रहा है। कुछ पोर्शन कौन ले रहा है, आईबी। यहाँ से बहुत कम करंट पास होता है। तो आईबी क्या होता है, ये मास्टर इक्वेशन है इसका, ये आईबी, ये सॉरी आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, जो है ये क्या है, ये मास्टर इक्वेशन है। अगर इसका एनपीएन का भी समझते तो यही आता, आई बी इज वेरी स्मॉल, सो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हम आई ई को आई सी के बराबर लेते हैं। और अगर यहाँ एनपीएन लिए रहते ना, एनपीएन लेते तो अभी जो होल का समझा रहे हैं वही जस्ट रिवर्स हो जाता, किसका, इलेक्ट्रॉन का। जो होल के साथ हो रहा था इलेक्ट्रॉन का हो जाता, और इलेक्ट्रॉन किधर चलता है, उल्टा डायरेक्शन में। तो अगर इसके लिए इसका सिंबल एक होता है, जो भी एनपीएन होगा ना, कभी कभी सवाल में एनपीएन लिख के नहीं देता है, सिंबल दे देता है, ठीक है। और सिंबल से पूछ भी लेता है कि बताओ कौन सा ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का सिंबल जो होता है कुछ इस तरीके का होता है, ये बेस, ये इमीटर और कलेक्टर। इमीटर पे ना, इमीटर पे एक एरो लगा होता है जो बताता है कि करंट
इमीटर में जा रहा है या इमीटर से बाहर आ रहा है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो करंट क्या हो रहा है इमीटर में, तो इसलिए सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। तो अगर सिंबल ऐसा दिया हुआ होगा तो ये होगा पीएनपी। ठीक है, सिंबल बना लेना। एक ही पे सिंबल दिखाते हैं बस एमीटर पे। अब एनपीएन का भी समझ एमीटर में लो। सर एरो लगा हुआ, क्या क्या बोल रहे हो? एरो एमीटर में लगा हुआ है। हाँ, ई इधर लिखा हो ना, ई से मीटर में लगा होता है। एनपीएन है, अभी भी यही होना चाहिए। कंडीशन जो होना चाहिए ईबी किस में होना चाहिए, ये ई है, इधर बी और ये सी है। ईबी को फॉरवर्ड कनेक्ट करना। ईबी को किससे कनेक्ट करना है, फॉरवर्ड, यानी ये जो एंड होगा ये पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा या नेगेटिव से। ये एंड किससे कनेक्टेड होगा, नेगेटिव या लोअर पोटेंशियल से। तो ऐसे कनेक्ट कर दो। अब इसको किस में रखना है, इसको फॉरवर्ड बायस, इसको रिवर्स बायस में रखना है। ये फॉरवर्ड हो गया, इसको रखना है रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो या फिर हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो। इसमें करंट के फ्लो का डायरेक्शन बताओ, करंट कैसे फ्लो होगा। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में करंट फ्लो कैसे करेगा, बाहर आएगा। ठीक है, करंट का जो डायरेक्शन होगा, आई का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, और इधर आई सी, इधर सॉरी ये उल्टा हो गया, आई बी। बस मोशन बदल जाता है क्योंकि मेजोरिटी चार्ज करियर जो होते हैं उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। जैसे पहले होल था, अभी इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इसके चलते जो इमीटर से सिंबल आता है वो बाहर की तरफ होता है, और इसको बोलेंगे एन पी एन ट्रांजिस्टर। अगेन यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, फिर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फिर यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, उसका सब डायरेक्शन देखोगे ये सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ से एग्जैक्ट यही इक्वेशन सब दिखेगा, क्योंकि आई बी और आई सी मिलकर क्या कर रहा है, आई ई प्रोड्यूस कर रहा है। तो आई ई बराबर होगा आई बी प्लस आई सी। इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है। बेस में जो करंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही छोटा होता है कि इक्का दुक्का होल से इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन इधर जम करते हैं, आई बी की वैल्यू कम होती है। अगर ये बहुत ही छोटा है तो आई सी अप्रोक्सीमेटली बराबर किसके होगा, आई ई के। तो ट्रांजिस्टर का कोई भी टाइप लो, इक्वेशन यही से शुरू करते हैं।
कैस्केडिंग लाइन। सी कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉमन एमीटर, एमीटर को कॉमन करके रखेंगे। अगर एरो ऐसा लगा हुआ तो क्या मतलब है, कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, एरो बाहर की तरफ है, मतलब एनपीएन है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं ना, एमीटर को कॉमन कर दे रहे हैं, एमीटर कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है और बेस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये बेस हो गया, थोड़ा सा और फिगर बढ़ा, चलो समझो एनपीएन है, तो ये बेस, ये कलेक्टर और ये एमीटर। अब बायसिंग का सोचेंगे कि कैसे बायस करें और उसके कोरस्पॉन्डिंग बैटरी कैसे कनेक्ट करें। इधर बैटरी कनेक्ट करना, तो एनपीएन है तो ये एंड जो होना चाहिए कौन सा एंड होगा, एनपीएन है तो बेस जो कनेक्टेड होना चाहिए किसके साथ, पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ, सोचो कैसे, एनपीएन है, एनपीएन। और पॉजिटिव। बेस इमीटर जंक्शन कैसा होना चाहिए, बेस इमीटर जंक्शन रिवर्स या फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फिर से जल्दी से चेक कर लो ठीक से, इधर ही कंफ्यूजन होता है। एनपीएन है, इसको फॉरवर्ड करना है, तो यानी ये किससे कनेक्टेड होना चाहिए, एन को किससे कनेक्ट करोगे, नेगेटिव से करोगे तब होगा ना, ये पहले ये डिसाइड करो, ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन या पीएनपी, एनपीएन है ना, एनपीएन है, बेस पी है, बेस क्या है, पी। तो अगर ये पी है, इसको फॉरवर्ड करना है तो ये किससे कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव से, तो ये जो होगा इधर क्या कनेक्ट होगा, पॉजिटिव कनेक्ट होगा। वायर है तो इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस लगा दो, अभी लिखना नहीं है। इसको नेमिंग दे रहे हैं वी बी बी, ठीक है। अब चलते हैं इसके पास, ये एन अगेन, ये पी ऐसे लिख के दो, ये एन और ये एन, ठीक। अब ये जो सीई जो है इसको कैसे करेंगे, रिवर्स या फॉरवर्ड, सीई को क्या करना है, रिवर्स या फॉरवर्ड, लिखा हुआ कॉपी में रिवर्स या रिवर्स। तो अगर रिवर्स करना है तो एन को किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव के साथ, यानी इधर जो बैटरी कनेक्ट करोगे ऊपर पॉजिटिव, ये वेरी भी कर सकते हैं या वेरिएबल अभी छोड़ो, कांस्टेंट ही कर रहा है, इसको नेमिंग कर रहे हैं वीसीसी। यहाँ एक रेसिस्टेंस लगा सकते हो जो कि वायर का रेसिस्टेंस है R2, इधर कर दो R1। बैटरी कैसे लगाया समझ में आ गया, ठीक है ना। ये दोनों, ये सॉरी किसका किसका कॉम्बिनेशन देखे, बेस और ई का, बेस और ई, बेस इमीटर फॉरवर्ड बायस में होता है तो पी किसके साथ कनेक्टेड होगा, हायर पोटेंशियल के साथ। सिमिलरली अगर इधर देखना है तो सी और ई का सोचेंगे, सी ई क्या होता है, रिवर्स, रिवर्स में अगर ये एन है तो ये हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है, समझ में आ गया। अब रीडिंग लेने के लिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, वी बी ई रीड करता ही है, ये जो सॉरी एमीटर का ना, वोल्ट मीटर लगाएंगे, वोल्ट मीटर किसका रीडिंग लेगा, बेस और इमीटर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो, और यहाँ पे एक एमीटर लगाएंगे जो कि मेजर करेगा आई बी, कितना करंट जा रहा है बेस में वो मेजर करेगा।
लास्ट में होगा ना, अभी नहीं कर रहा, नहीं तो पता चले मिटा ही नहीं पा रहा। अब इधर समझते हैं। फिर इधर एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, उस वोल्ट मीटर का काम होगा सीई का वोल्टेज मेजर करना, तो वी सीई। और एक एमीटर लगाएंगे जिसका काम क्या होगा, आईसी रीड करना। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर आईसी ऐसे फ्लो होगा, इधर से जो करंट फ्लो होगा क्या होगा, आई। एक बार चेक कर लो, आईसी और आईबी, ये किससे मिलना चाहिए, इसका समीशन होना चाहिए आईसी और आईबी के बराबर। आ रहा है, ठीक है ना। अब डायग्राम ड्रॉ करो। सर एक बार नाम बोल देंगे सर, वो क्या क्या लिखा हुआ है पोटेंशियल में? यहाँ ये वीबीई, इधर है वीसीई। हो गया। तो हो गया सर। किरचॉफ लॉ तो पढ़ाया नहीं, नहीं। किरचॉफ लॉ नाम सुने हो, क्या होता है, कितने लॉ होते हैं किरचॉफ के, दो, कौन कौन से, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, क्या होता है वोल्टेज लॉ, हाँ, किसी भी लूप में अगर चलोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एवरी डिवाइस क्या होता है, जीरो होता है, उसका यूज है इधर। लेकिन हमें क्या करना है, जो इसका इसका एप्लीकेशन है वो बस पढ़ेंगे, हल्का हल्का सा बस नॉलेज होना चाहिए। देखो, इसका जो मेन इक्वेशन था, ये जो भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, सी हो, सीबी हो या सीसी हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, सबसे पहला जो दिमाग में आना चाहिए इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन आएगा, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, ये सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, ये तो पक्का होगा, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लगा के रख लो। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा ना, यहाँ पे वीबी और इधर क्या है, वीसीसी है। ठीक है, इसको एक्ट करवाते हैं हम एज ए इनपुट, और इसको काम करवाएंगे एज ए आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट कहने का मतलब है, इधर कोई भी अगर चेंज दोगे तो इधर दिखना चाहिए, अगर इधर कुछ भी चेंज कर रहे हो तो इधर दिखेगा ना। इधर चेंज कैसे लाओगे, ये पोटेंशियल चेंज, इधर चेंज कैसे ला सकते हैं, अगर इस करंट को चेंज करना है, ये करंट किस तरीके से चेंज होगा, पोटेंशियल को चेंज करोगे। तो अगर इस पोटेंशियल को चेंज कर रहे हो, बी में चेंज आएगा, अगर बी में चेंज आया, आईबी में चेंज आया, तो आईसी में चेंज आएगा। ठीक है, और अगर आईसी में चेंज आ रहा है तो ये जो चेंज है आईसी का, वो किधर रिफ्लेक्ट होगा, इधर की तरफ। तो एक्चुअली इधर जो चेंज करते हैं ना, इधर जो चेंज करोगे वो रिफ्लेक्ट किधर होगा, इधर की तरफ।
और साथ ही साथ एम्पलीफाई करके होगा। इसका नाम क्या है? एम्पलीफायर है। तो इधर जो भी चेंज करोगे ना, इधर जो चेंज है इधर जा करके क्या हो जाएगा? एम्पलीफाई हो जाएगा। ठीक। और रिलेशन यहाँ से यूज होता है। तो यहाँ पे हमें दो टर्म मिलते हैं, अल्फा और बीटा। दो टर्म मिलते हैं, कौन कौन से? अल्फा और बीटा। ठीक है, तो समझेंगे होता क्या है? एक टर्म होता है करंट गेन, मतलब अगर इधर करंट में चेंज देख रहे हो और इधर करंट में चेंज देख रहे हो, अगर इधर इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो इधर जितना चेंज हुआ था उससे ज्यादा चेंज है तो इसको गेन बोलेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए जो टर्म आते हैं वोल्टेज गेन या फिर करंट गेन या फिर पावर गेन। ठीक है ना? वोल्टेज चेंज करोगे या करंट चेंज करोगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? पावर। तो पावर गेन। तीन टर्म, ये जो भी टर्म है ना, जैसे सवाल पूछेगा तो सवाल में क्या क्या तुमसे पूछता है? करंट गेन, वोल्टेज गेन या फिर पावर गेन। तो एक सवाल है वो पहले लिखेंगे और साथ साथ में थ्योरी डिस्कस कर लेंगे। इस इधर से अगर प्रॉब्लम आया तो कैसे करोगे? लिखना। मेरे को प्रीवियस ईयर से पूछ लेते हैं। लिखना। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट, in NPN transistor circuit, the collector current is, in NPN transistor circuit, the collector current is 10 milliampere, 10 milliampere if 95% of electron emitted, if 95% of electrons emitted by emitter, reach the collector, find the base current, find the base current. Find the base current. ठीक है, ये जो भी सवाल है ना इसी भी बने। पहला चीज क्या बोल रहा है कि जो 95% इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा है, कौन? एमिटर। वो कहाँ पहुंच रहा है? कहाँ पहुंच रहा है? यानी 5% कहाँ जा रहा होगा? बेस में। मतलब जो भी इमिटर एमिट कर रहा है, एमिट जो है यहाँ से, कौन सा एनपीएन था ना, तो यहाँ से जो एमिट हो रहा है ना उसका 95% किधर जा रहा है? आईसी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। और बाकी का 5% किधर जाएगा? बेस को जाएगा। जब ऐसे स्टेटमेंट लिखा होगा ना, हमेशा कलेक्टर के रेस्पेक्ट में या फिर इमिटर के रेस्पेक्ट में बताएगा। तो यहाँ किसके रेस्पेक्ट में बताया? यहाँ बता रहा है कि जो 95% इलेक्ट्रॉन्स है जो इमिट हुए कहाँ से? इमिटर से, वो पहुंचे किसके पास? कलेक्टर के पास। और तुमको दिया क्या हुआ यहाँ पे? तो अगर ये स्टेटमेंट मिले ना, तो ये स्टेटमेंट मिलते ही सबसे पहला चीज यहाँ क्या लिखेंगे? आई आई सी इज इक्वल टू 0.95 आई। जैसे ये स्टेटमेंट दिखे तो क्या लिख दोगे? यहाँ से जो इमिट हुआ उसका 90%, 95% कहाँ पहुंच रहा है? यानी जो करंट यहाँ आ रहा है उसका 95% कौन, किसका करंट होगा? कलेक्टर का। बस काम खत्म। जैसे ये स्टेटमेंट दिखा मिलेगा क्या करोगे? आंख बंद करके ये चीज लिख दोगे। अपोजिट होता, अगर पीएनपी होता ना तो क्या लिखा रहता? 95% ऑफ द होल इमिटेड फ्रॉम इमिटर रीचेज कहाँ? आईसी। बस इतना ही लिखा रहता कलेक्टर। आ रही बात समझ में? तो अगर ये तुमने लिख लिया तो इधर पुट कर दो। पुट करोगे आ जाएगा। करो, कितना आ रहा है? देखो बहुत ही आसान आसान सवाल इधर से आते हैं, अब पता ही नहीं चलता कि बोल क्या रहा है। एक लाइन दे दिया, अब सोचते रहे क्या कह रहा है, मतलब क्या है इसका। तो डायरेक्ट करंट के बारे में नहीं बताता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है।
इक्वेशन में क्या रिप्लेस करोगे? आईसी दिया हुआ ना तुमको, आईसी दिया हो तो इस इक्वेशन से क्या हटाओगे? ये हटा दो। ये तुमको पता है, ये कैलकुलेट करना है, इसको हटा दो। तो उसको हटाने के लिए ये रिलेशन दिया हुआ। क्या हुआ, नहीं कैलकुलेट कर पा रहा? 0.5, हाँ उसी के आसपास आएगा। देखो यहाँ से अगर आई लिखोगे कितना आएगा? आई सी बाई 0.95, इसको यहाँ पुट कर दो। इसको जब रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा? आई सी बाई 0.95 प्लस इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। इधर ले जाओ, आई बी कितना हो जाएगा? आई सी 0.95 माइनस, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है इसी को, तो आई सी इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 0.95, आई सी बाई 19। आई सी की वैल्यू कितनी थी? 10 है, 10/19 मिलियन, समथिंग 0.5 और, हाँ नेक्स्ट एक और लिखो, लिखना। बेस करंट इज 100, बेस करंट इज 100 microampere, base current is 100 microampere, and and collector current is collector current is 3 milliampere, 3 milliampere, 3 milliampere. Then find alpha, सिंबल लेना अल्फा का, ब्रैकेट में लिख दो। अल्फा का मतलब क्या होता है? अल्फा होता है आई सी बाई आई ई, आई सी बाई आई ई। अभी ये सब समझाएंगे क्या क्या मतलब है आई सी बाई आई ई। एंड बीटा, बीटा बीटा होता है आई सी बाई आई बी, आई सी बाई आई बी, ठीक है। और आई ई लास्ट है, आई ई, आई ई, ये तीनों कैलकुलेट करना। पहले का अल्फा इक्वल्स टू, अल्फा है आई सी बाई आई ई, आई सी बाई आई ई। सेकंड है बीटा, बीटा की जगह लगोगे आई सी बाई आई बी।
बीटा और अल्फा का कोई यूनिट नहीं होगा, रेशियो है ना करंट का, तो यूनिट नहीं लिखेंगे। तो बीटा और अल्फा का मतलब समझेंगे कि होता क्या है, पहले सवाल का। ठीक है, चलते हैं। क्या क्या दिया हुआ है एक बार बताना। आई बी दिया हुआ है 100 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और सी और ई दिया हुआ है। सी कितना है 3 मिली एम्पियर। तुमसे पूछ क्या रहा है, अल्फा बताना है, बीटा बताना है और आई ई बताना है, ठीक है। ये तीनों चीज बताना है। तो अगेन तुम्हारे दिमाग में कौन सा इक्वेशन आना चाहिए, सबसे पहले इक्वेशन आई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी, ठीक है। ये हमेशा याद ही रखना है, ये इसमें याद क्या रखना है, एक छोटा सा इक्वेशन है, ठीक है। अब जो भी चीज दिया हुआ है यहाँ पुट कर दो, कितना है आई सी 3 मिली एम्पियर है। अब इसको पुट करोगे ना थोड़ा ध्यान से, इसको क्या पुट करेंगे 0.01 मिली एम्पियर पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइक्रो है। माइक्रो में कितना से डिवाइड करोगे, माइक्रो में 1000 से डिवाइड करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिली में। 1000 से डिवाइड करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिली में। तो इसको मिली में लिखेंगे। मल्टीप्लाई करोगे क्या, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे। सर बीटा इज इक्वल टू 30। बीटा इक्वल्स टू 30 है। 30 सर। अरे ये सही है ना, ये सोच में पड़ जाए। तो कितना लिखेंगे 3.01 मिली एम्पियर। अब बीटा कैलकुलेट कर लो, या सबसे पहले अल्फा कैलकुलेट कर लो। अल्फा कितना होगा, अल्फा का फॉर्मूला क्या, आई सी बाई आई ई। अब ये जो अल्फा है ना, ये इसको बोलते हैं करंट गेन, करंट गेन। बट इसके लिए जो सर्किट है वो सर्किट है कॉमन बेस। कौन सा सर्किट है, अल्फा का भी यूज होता है जब कौन सा सर्किट होगा, कॉमन बेस, फॉर कॉमन बेस। ये यहीं पे लिखिए। अभी हमने कौन सा सर्किट पढ़ा है, कॉमन एमीटर पढ़ा है। अभी हमने क्या पढ़ा, कॉमन एमीटर। लेकिन अल्फा किसके लिए यूज होता है, कॉमन बेस के लिए। मतलब बेस जब कॉमन करेंगे ना तो वहां से जो करंट गेन होगा, करंट गेन कहने का मतलब जो इनपुट आउटपुट में कंपेयर करोगे, ठीक है, कि इनपुट करंट कितना दिया उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट करंट में चेंज कितना आया, वो चेंज को कंपेयर करोगे ना, उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, अल्फा से। कौन से केस के लिए, क्योंकि कलेक्टर जो है, कलेक्टर वहां भी क्या होगा, कलेक्टर उस केस में भी आउटपुट होगा, लेकिन उस केस में इनपुट क्या होगा, एमीटर होगा। तो ये आउटपुट है, ये इनपुट है, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अल्फा। अल्फा किसके लिए यूज होता है, कॉमन बेस के लिए। तो आईसी की वैल्यू दिया हुआ है, आई तुमने अभी कैलकुलेट करा, बोलो क्या 3.1 होगा, डिवाइडेड, हाँ सॉरी ये 1 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो 301 मिलेगा। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 3 डिवाइडेड बाई 3.1। और ये जो वैल्यू आएगा ना, ये 1 से कम आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, 1 से कम आया, मतलब जितना तुम प्रोवाइड करो। ध्यान से सुन लो, कॉमन बेस के लिए, कॉमन बेस के लिए एम्पलीफाई हो रहा है या रिवर्स हो रहा है, कॉमन बेस के लिए जो कलेक्टर का करंट है ना वो आईसी से कम है, ये सिचुएशन मिल रहा है। अगर ये आउटपुट बना रहे हो तो आईसी हमेशा आई से छोटा होता है। आईसी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, आई से छोटा होगा इस रिलेशन से। तो जो जो भी तुम्हारा करंट गेन आएगा वो लेस देन 1 आएगा। ये पूछता है अल्फा, सीधे ऑप्शन में दे देगा अल्फा ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, 0, ये सारी चीज याद रखना। अल्फा क्या होता है, अल्फा लेस देन 1 होता है हमेशा। अब नेक्स्ट पूछा हमसे क्या, बीटा पूछा। बीटा क्या था, आई सी बाई आई बी।
अब ये तो हमने पढ़ा, ये किसके लिए है, कॉमन एमेटर के लिए। कॉमन इमेटर में आउटपुट कहाँ से ले रहे थे, कलेक्टर से। इनपुट किसको दे रहे थे, बेस को, आईसी आईबी, करंट गेन बोलते हैं इसको। ठीक है ना, यही सब छोटा छोटा सवाल पूछता है, बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा। इसके आगे क्या पूछ सकता है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, वो भी अभी समझेंगे कि वोल्टेज एम्पलीफिकेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो, आईसी तुमने कैलकुलेट कर लिया, आईसी तो दिया ही हुआ है, ठीक है, तो दिया हुआ है तो लिख लो। तो बीटा अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे, बीटा कितना, आईसी 3 मिली एम्पियर, ये कितना 0.1 मिली एम्पियर, कितना आएगा 30। बीटा कितना रहा 30। अब यहाँ से आराम से लिख सकते हो बीटा ग्रेटर देन 1। बीटा जो होता है क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है, अल्फा 1 से कम होता है, 1 के आसपास होता है, ठीक है ना। और बीटा जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है 1 से। अब देखो यहाँ इस केस में कॉमन इमीटर में क्या हुआ, बहुत ज्यादा एम्पलीफिकेशन हुआ करंट। इसमें जब भी तुम करंट गेन देखोगे किसके लिए, कॉमन इमीटर के केस में, तो उसमें जो करंट गेन होगा वो क्या होगा, 1 से बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक, तो साथ ही साथ तुमको अल्फा और बीटा बता दिया इस सवाल में। ठीक है ना, तो अगर कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम लिखता है, कैलकुलेट करंट गेन फॉर कॉमन इमीटर, क्या बोलेगा, कैलकुलेट करंट गेन फॉर किसके लिए, कॉमन इमीटर। बीटा लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, ये। और अगर बोल रहा है कैलकुलेट करंट गेन फॉर कॉमन बेस, तो कौन सा यूज करोगे, अल्फा वाला फॉर्मूला। और अगर गलती तुमने कर रहा, सॉल्व करके अल्फा ग्रेटर देन 1 आ गया तो काट देना, अल्फा ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, और बीटा लेस देन 1 आ गया तो वो भी काट देना, अपने मन से ही काट देना कि गलत बात कर दी है कोई। चलो और नेक्स्ट चीज समझते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, उसके लिए भी एक सवाल लिख लो, उसके बाद करेंगे। हम्म, उसी में लिखना इन द वेब, या एक दूसरा लिखो, दूसरा प्रॉब्लम ही लिखो। अ चेंज इन अ चेंज इन अ चेंज इन 20 माइक्रो एम्पियर, a change in 20 microampere produces a change of produces a change of 0.5 milliampere. Then then calculate then calculate beta, then calculate beta। यहाँ पे चेंज के फॉर्म में दिया हुआ है, या कुछ अलग नहीं किया हुआ, क्या करा हुआ, चेंज के फॉर्म में दे दिया। तो जनरली जो चेंज होता है ना, वो एसी के लिए यूज करते हैं। इनपुट एसी के फॉर्म में भी दे सकते हो और डीसी के भी फॉर्म में दे सकते हो। जब इनपुट एसी के फॉर्म में देगा ना, तो चेंज बताएगा करंट का, और जब एसी के फॉर्म सॉरी जब एसी के फॉर्म में देगा तो चेंज बताएगा, डीसी के फॉर्म में देगा तो सीधे करंट कितना फ्लो हो रहा है वो बताएगा। तो अभी जो हमने सवाल करा ना, उसमें करंट की वैल्यू दी हुई है, एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है कि कितना करंट बेस से फ्लो हो रहा है, कितना करंट इमीटर से फ्लो हो रहा है। वहां से बीटा डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो बीटा सीधे करंट की वैल्यू रख दो, वो आएगा। जब एसी फ्लो होता है ना, जब इनपुट या आउटपुट एसी होता है, तो बीटा हम लिखते हैं ए से डेल्टा, क्या बोल लिखोगे, आईसी डिवाइडेड बाई डेल्टा आईबी। ये किसके लिए, फॉर एसी इनपुट आउटपुट। और अभी इसके पहले वाला जो लिखे थे वो किसके लिए था, डीसी के लिए। तो वो जो सवाल करा रहे हैं ना, वो एज ए थ्योरी कर रहे हैं,
उसको ये मत समझना कि पढ़ना ही नहीं, उसको रीड करना है, तभी समझ में आएगा कि ट्रांजिस्टर से किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। हो जाएगा, चेंज देगा तो वही वाली वैल्यू पुट कर दो सीधे, बस। यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट माइक्रो को मिली में कन्वर्ट कर लो या फिर मिली को माइक्रो में कन्वर्ट कर लो, ये जरूरी है बहुत। 25, अब बीटा 1 से ज्यादा आना चाहिए, 25 होगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा समझ गया ना क्या होता है? हाँ, अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि सवाल देगा कॉमन एमीटर का और उसकी जगह बीटा दे दिया, ठीक है ना। सवाल किसका देगा? कॉमन एमीटर का देगा, उसमें दिया रहेगा उल्टा वाला, तो फिर उसको कन्वर्ट कैसे करोगे? चलो समझते हैं। वही सेम रिलेशन कौन सा, आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, यही रिलेशन, ये सब कुछ बताता है। दोनों तरफ आई सी से डिवाइड कर दो, तो आई ई इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई बी बाई आई सी। ये क्या, 1 बाई अल्फा है, ठीक है ना। ये किसके बराबर है? 1 बाई अल्फा, अल्फा के बराबर। ये 1 प्लस ये किसके बराबर है? 1 बाई बीटा के बराबर, ठीक है। यहाँ से अगर अल्फा कैलकुलेट करोगे, अल्फा कितना है, 1 बाई अल्फा को लिख सकते हो बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा, लिख सकते हो। सो अल्फा कितना होगा, बीटा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1। एक ही याद रखो, दो याद, बीटा एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा याद नहीं रखना, एक ही याद रखो, इससे हो जाएगा। अब ये भी आराम से जस्टिफाई करेगा कि अल्फा क्या होना चाहिए, 1 से कम होगा। अल्फा जो होगा ना बीटा, उसमें समथिंग ऐड करके तब डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 से कम आएगा। हो गया। चलो थोड़ा वोल्टेज गेन और पावर गेन के बारे में देखते हैं। जो इनपुट सर्किट था पूरा ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा इनपुट सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर से पहले ये वाला इनपुट सर्किट था, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से अगर लिख रहा हूँ ये वी बी बी था, तो अगर इधर से लिखोगे तो वी बी ई की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगा, ये ड्रॉप किसके क्रॉस है, बेस इमीटर के क्रॉस। ये किसके ड्रॉप है, बेस इमीटर का। और इसको चेंज करना है तो किसको चेंज करना पड़ेगा, ये वाला चीज। अगर इसको चेंज करना है ना तो ये चेंज करना पड़ेगा, यानी पहले ऐसे तो वी बी बी जो होगा वो होगा वी बी ई प्लस आई आर, और आई आर से बढ़िया यहाँ लिख दो आई बी आर बी। इसका मतलब क्या है, बेस करंट और ये रेसिस्टेंस है, ये लिख सकते हो। इसीलिए पूछे थे किरचॉफ लॉ आता है कि नहीं, किरचॉफ लॉ आता है ना, लूप फॉलो करवा के ही लिख देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन है, मतलब अगर इसमें कुछ भी चेंज करोगे, वी भी चेंज करोगे तो ये पूरा चेंज होगा। अगर इसमें वोल्टेज बढ़ाओगे तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। अगर इसमें से कोई भी पैरामीटर चेंज हो रहा है वो रिफ्लेक्ट किसको होगा, आगे होगा। तो ये जो टर्म है ना इसको बोलते हैं इनपुट। ये क्या है, इनपुट। और इनपुट को तुम लिख सकते हो वी आई इज इक्वल टू वी बी ई प्लस आई बी आर, ठीक है।
तो अगर इसमें कुछ भी चेंज करोगे सो डेल्टा वी आई जो होगा वो बराबर होगा डेल्टा वी डी प्लस डेल्टा आई बी आर बी। और ये जो चेंज होता है ना पीबीई ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। वीबी क्या समझना। देखो ये जो वीबी है ना ये बेस इमीटर जंक्शन के अक्रॉस का ड्रॉप है। वी क्या था बेस और इमीटर जंक्शन के अक्रॉस ड्रॉप है। और जो बेस इमीटर का जंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है बैरियर पोटेंशियल पे। जो भी जंक्शन का पोटेंशियल होता है किस पे डिपेंड करता है एक्सटर्नल पे डिपेंड नहीं करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा बैरियर पोटेंशियल पे। तो इधर कुछ भी चेंज करोगे ना ये चेंज करोगे करंट में चेंज होगा इसमें भी चेंज होगा लेकिन इसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा। तो अगर ये जो है ये टर्म बहुत ही छोटा है ये क्या है नेग्लिजिबल है। तो डेल्टा वी आई जो होगा वो क्या चेंज करेगा वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा आई बी इंटू आर टी। हो गया। अब चलते हैं आउटपुट सर्किट के पास। आउटपुट जो सर्किट ड्रॉ करे उसमें क्या था इधर वी सी ई लगा था और इधर की तरफ बी सी सी। करंट इसमें कैसे फ्लो हो रहा था आई सी इधर की तरफ फ्लो हो रहा तो इसके लिए भी क्या लिखते हो वी सी सी इज इक्वल टू आई सी आर सी प्लस बी सी ई। ये जो भी सर्किट है ये किरचॉफ फॉलो करके ये लिखे हैं। ठीक है अगेन कोई भी चेंज अगर यहाँ होगा इसमें चेंज होगा आईसी कोरोस्पॉन्डिंग अगर आईसी चेंज हो रहा है तो ये जो चेंज होगा ना ये ऑलमोस्ट अगेन नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो जो भी चेंज रिफ्लेक्ट होगा किसको होगा सीसी को होगा और ये तुम्हारा आउटपुट है। ये क्या है आउटपुट है। तो वो डायरेक्टली लिख दे रहे हैं कि डेल्टा वी ओ जो होगा वो बराबर होगा डेल्टा आई सी इंटू आर। वीसी क्यों चेंज नहीं हो रहा क्योंकि जो भी बैरियर के अक्रॉस या जो भी जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल होता है वो क्या होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है उसमें चेंज नहीं दिखता। चेंज होगा लेकिन बहुत ही माइनर होगा क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होगा इसलिए आउटपुट में जो चेंज होगा वो इससे लिखेंगे। अब तुम्हारे पास इनपुट है आउटपुट है तो इनपुट आउटपुट का अगर कंपैरिजन करोगे तो उसके लिए एक टर्म आता है जिसको हम वोल्टेज गेन बोलते हैं। ठीक है ना क्या बोलेंगे वोल्टेज गेन। तो नेक्स्ट हेडिंग है वोल्टेज गेन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एवी से। एवी का मतलब होता है एम्पलीफाइड वोल्टेज। रिप्रेजेंट करेंगे एवी से। एवी जो होता है
वो होता है VO डिवाइडेड बाई VI। ठीक है, VO भी तुमने पता कर लिया, या फिर ये अगर ए DC है तो ये यूज करेंगे। DC मतलब डायरेक्ट करंट अगर अप्लाई कर रहे हैं, और अगर AC है तो डेल्टा का टर्म लिखेंगे, डेल्टा VI AC। सो ए बी अगर पुट करो, VI कितना आया था, RC डिवाइडेड बाई डेल्टा IB इंटू RB। अब यहाँ से AB जो होगा, ये रेशियो क्या बोलते हैं, डेल्टा IC बाई IB क्या हुआ, बीटा या 1/बीटा, बीटा या 1/बीटा, बीटा, बीटा। ठीक है, RC क्या था, आउटपुट रेसिस्टेंस, और RB क्या था, इनपुट रेसिस्टेंस। देखो इसमें यहाँ से ना तुमको नया कुछ कैलकुलेट नहीं करना, बीटा तो तुमने पहले कैलकुलेट करा ही होगा, सवाल में ये दोनों दिया होगा। ठीक है ना, बीटा कैलकुलेट करना सीख गए, और ये कहा दे देगा, सवाल में बता देगा कि आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है, इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, तो ये भी नहीं निकाल पाओगे। बीटा निकालना सीख गए हो ना, तो ये भी निकाल लोगे, बस इसका भी काम करते हैं। देखते हैं इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो लिखना। In a common emitter transistor, in a common emitter transistor amplifier, in a common emitter, या CE बस लिख दो हो जाएगा, common emitter transistor amplifier, an audio signal, an audio signal, audio signal having voltage 2 volt, 2 volt, and collector resistance 2 kilo ohm, and collector resistance 2 kilo ohm, full stop, if base resistance is, if base resistance is 1 kilo ohm, if base resistance is 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, and current amplification, and current amplification of transistor, and current amplification of transistor is 100, is 100, then find input signal voltage, then find input signal voltage, and find input signal voltage। ये AIPMT 2012 का सवाल।
देखो कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो ऐसे ही जो जो डेटा दिया हुआ ना वो चुपचाप लिखते रहो। जब नहीं समझ में आया कि क्या पूछना है क्या बताना है तो क्या करो, जो डेटा हुआ है ना, डेटा दिया हुआ है उसको लिखो। सबसे पहला चीज क्या दिया हुआ है, आरबी दिया हुआ है तुमको, ठीक है ना। बेस का, बेस जो भी है उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ कितना, 1 ओम, 1 किलो। आरसी भी दिया होगा कितना, 2 किलो। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है ना वो दिया हुआ है, मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा वो कौन सा वोल्टेज होगा, वीसी। कितना, देखो सवाल में कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट। और भी कुछ डेटा, और क्या दिया हुआ, बीटा दिया हुआ, ठीक है ना। बीटा दिया हुआ कितना, 100। अब इसको आंख मूंद करके, ऐसा नहीं है कोई कोई बच्चा लिख देता है अल्फा, ठीक है ना, ये अल्फा नहीं है। क्यों, क्योंकि सवाल में एक तो ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर में करंट गेन को क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। और अगर उससे नहीं समझ में आ रहा है तो अल्फा कभी 1 से ज्यादा नहीं होता है, तो ये होगा क्या, बीटा ही होना चाहिए, बीटा। अब इतना चीज तुमको दिया हुआ है, यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, इनपुट, तो ये कैलकुलेट करना है। तो इस फॉर्मूला से, क्योंकि एवी जो होता है, एवी किसके बराबर होता है, वीसी बाई वीबी, जिसको डेल्टा के फॉर्म में लिखे थे। या फिर ये बराबर होता है बीटा आउटपुट आर और इनपुट आर। तो ये सारा चीज तो दिया हुआ, पुट कर दो, होगा 200 आएगा। चलो ये 2 रख दो, इधर 1 रख दो, चेंज करना पड़ेगा, इधर को चेंज करना है। ये 100, आउटपुट आर कितना है, इसमें दोनों में आउटपुट कौन है, कलेक्टर। सर नीचे क्या है, 100। 1। तो यहाँ वीबी जो होगा, वीबी विल बी हाउ मच, 1/100। मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 10 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर ना बस दिखने में डरावना लगता है, जो सवाल आते हैं बहुत ही इजी इजी आता है। ऐसे बच्चे ट्रांजिस्टर के सवाल देख के भाग जाते हैं कि पता ही नहीं, फिगर इतना गंदा गंदा दिख रहा था, सवाल टफ होगा। नहीं होता है, टफ नहीं होता है। छोटे छोटे 2 फॉर्मूला, अभी तक जो फॉर्मूला पढ़े हो ना, एक बार समरी कर लो कितना फॉर्मूला पढ़े हो। सबसे जो पहला फॉर्मूला जिसको मास्टर फॉर्मूला बोलते हैं, क्या था वो, आई इज इक्वल टू, हाँ सब कुछ इसी से आता है, ये फॉर्मूला सब कुछ बताता है, ठीक है। और कई कभी भी जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अगर दिया हुआ है तो ठीक है, आईबीआईसी डायरेक्ट लिख दो, थर्ड वाला अननोन है, पूछ लो। कभी कभी इनडायरेक्ट देगा, तो इनडायरेक्ट कैसे देगा, जैसे एक सवाल करवाते हैं 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो वाले कंडीशन में देगा, या उसका अपोजिट दे सकता है। डायरेक्ट दे देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर उधर से मतलब। नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, बीटा अल्फा, ठीक है। या फिर तुमसे क्या पूछेगा, ए बी पूछेगा, ये तीनों चीज। और ए बी ऐसे अगर नहीं पूछा तो इसका यूज पूछेगा, जैसे इधर यूज हुआ। ए बी होता क्या है, बी वाले चीज को इसका यूज पूछ रहा, बीटा तुमको पता ही है, अल्फा पता ही है, ए बी पता ही है। एक और चीज पूछता है, एपी, ठीक है ना। एपी मतलब है पावर गेन, पोटेंशियल का, पोटेंशियल वोल्टेज सेम ही होता है। पावर क्या है, ये एपी का मतलब है पावर एम्पलीफिकेशन। ये जो सिंबल है ये किसके लिए यूज होता है, पावर एम्पलीफिकेशन के लिए। तो एक और चीज कभी कभी पूछ सकता है, क्या, पावर गेन, वो भी लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग है पावर गेन। और अब इसके लिए थ्योरी वोरी कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी और किताब से नहीं, तो पढ़ोगे पागल हो जाओगे। जो इतना थ्योरी है काफी है, उतना में जो भी प्रॉब्लम आएगा कर सकते हो। ए बी सॉरी ए पी। अब ए पी जो होगा वो हो गया क्या, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। और आउटपुट पावर, पी आउटपुट जो होगा, आउटपुट पावर क्या होता है,
पहले बताओ पावर क्या होता है, आई और आर के फॉर्म में, वी के फॉर्म में नहीं, आई और आर के फॉर्म में, फिर भी वी क्या होता है, आई स्क्वायर बाई होता है, तो पावर नहीं पता है, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अरे पावर देखो, तीन फॉर्मूला यूज कर सकते हो, देख लो। पावर के लिए वी इंटू आई, सबसे बेसिक ये तो होता है, वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दो क्या दे देगा। अब ओम्स भैया ना इसमें छेड़छाड़ करें, ठीक है, करंट को कभी रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दे रहे थे, कभी वोल्टेज को रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते, तो जब करंट को रिप्लेस करते हैं तो वी स्क्वायर बाई आर आता है, जब वोल्टेज को रिप्लेस करते हैं तो बस, ठीक है। तो पावर करंट और आर के फॉर्म में, क्योंकि हमें करंट पता रहेगा, ज्यादा केस में तुमको क्या करता है, बीटा बता के रखता है या अल्फा बता के रखता है, तो हम कोशिश क्या करते हैं, जो भी हमारा इक्वेशन है ना उसमें क्या करें, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें इसमें, बीटा या अल्फा में। तो पावर आउटपुट जो होगा ना, आउटपुट पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, आई आउटपुट और आर आउटपुट। और अगर पावर इनपुट देखोगे तो पावर इनपुट कितना होगा, आई इनपुट स्क्वायर और आर इनपुट, ठीक है। और अगर आउटपुट से कंफ्यूज हो रहा है तो हम जो पढ़े हैं वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन था, सीई कॉन्फ़िगरेशन था, तो उसमें आउटपुट कौन सा होता है, कलेक्टर, तो आर सी। या फिर इस केस में क्या होगा, इनपुट कौन सा होता है, बेस, बेस आर बी, बस लिख दो इसको। एवी जो होगा, एवी कितना होगा, सॉरी एपी, एपी कितना होगा, ये वैल्यू पुट करोगे तो आई सी स्क्वायर आर सी डिवाइडेड बाई आई बी स्क्वायर आर बी, ये वाला टर्म आई सी बाई आई बी का होल स्क्वायर इंटू आउटपुट रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनपुट रेसिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, ये बीटा। तो एपी कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर इंटू आर आउट डिवाइडेड बाई आर इन। आर आउट का मतलब है कलेक्टर का रेजिस्टेंस, आर इन का मतलब है बेस का। लिखने का क्वेश्चन, लिखो। A transistor is operated at a transistor is operated at VC equals to 2 volt, VC equals to 2 volt, VC, VC मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर, ठीक है। VC equals to 2 volt in a common base configuration, in a common base configuration such that such that such that change in base current, such that change in base current change in base current
from 100 microampere from 100 microampere 100 microampere to 200 microampere 200 microampere produces a change in collector current a change in collector current a change in collector current from 5 milliampere from 5 milliampere to 10 milliampere. Then find then find then find alpha. फ्रैक्शन में ही रहने दो, चेंज मत करो उसको। फ्रैक्शन बता दो कितना होगा। देखो अल्फा पूछा ना, तो सबका दिमाग किधर चला गया? अल्फा का फॉर्मूला पे चले गया, उधर से अल्फा कैलकुलेट कर रहे हो, पता है कि आई है नहीं, और फिर पागल हो जाओगे। तो पहले सबसे पहले देखो ना कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, कॉमन बेस है ना। तो कॉमन बेस में क्या निकाल सकते हो डायरेक्टली? कॉमन बेस में डायरेक्टली क्या निकालोगे? अल्फा या बीटा? अरे डायरेक्टली अगर कॉमन अल्फा। बेस के केस में ना, कॉमन बेस के बेस में तुमको क्या देगा? ई देगा और सी देगा, आई और देगा, वो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ना, तो यहाँ से बीटा निकाल लो। बीटा तो कैलकुलेट कर सकते हो ना। सर 50 सर कितना? 50। बीटा 50 आया। अल्फा 50 नहीं हो सकता यार, अल्फा कैसे 50 सर हो? बीटा 50 सर। हाँ, बीटा 50 होगा, बीटा फिर वहां से अल्फा आएगा। हरी बात समझ में क्या करना है? कॉमन बेस बताए थे क्या सवाल में? कॉमन इमीटर हो गया, कॉमन बेस बोले थे। हाँ चलो फिर कोई बेस, और हाँ चलो ठीक है, कोई ना, करो सॉल्व करो। ठीक। हरी बात समझ, देखो दिक्कत क्या हो रहा है ना, कि तुम्हारे पास क्या है, कि तुमने ये रटा है कि अल्फा पूछे तो डायरेक्टली क्या करेंगे? ये यूज करेंगे। यही होता है ना कि उल्टा होता है? अब अब इसमें दिक्कत क्या है ना, ये चीज तो तुमको सवाल में दिया हुआ है, डेल्टा आईसी दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ। ये कैलकुलेट करोगे ना, 2 लाइन लगेगा, फिर से वो आई आई बी फॉर्मूला यूज करके उससे यूज कर कैलकुलेट कर सकते हो डेल्टा आई से। लेकिन इससे बढ़िया है कि बीटा डायरेक्टली कैलकुलेट कर ले, क्योंकि बीटा क्या होता है? डेल्टा आई बी, ये दिया हुआ है दोनों, कि जब बेस में चेंज कर रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कलेक्टर में क्या चेंज हो रहा है, तो वो उसका रेंज दिया हुआ है, तो रेंज से
डायरेक्टली बीटा कैलकुलेट कर लो। और अल्फा होता क्या है, बीटा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1, तो 50 डिवाइडेड बाई 51 आया था। हाँ भाई आना चाहिए। क्या आ रहा है सर? क्या सर डिफरेंस इन आईसी तो 5 हो रहा है और आईबी 100 हो रहा है। कैलकुलेशन ही गलत कर रहे हो क्या? 20 होगा तो क्या, 100 डिवाइडेड बाई सर 1/20। 100 डिवाइडेड बाई 5 होना चाहिए ना। अरे माइक्रो में है, उसको चेंज करना पड़ेगा। एक जो ऊपर वाला जो चेंज है ना, वो माइक्रो एम्पियर में है और नीचे वाला मिली में है। साइन फिर से भूल जा रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। 3 और 10 into 5. बीटा 1 से छोटा आ रहा है। हाँ तो चेंज कर लो उसके पर। चलो पहले डेल्टा आईसी कैलकुलेट करते हैं, बताना कितना कितना दिया हुआ मिली में, बताओ सबका। 10 माइनस, हाँ तो 10 माइनस 5 कितना होगा, और डेल्टा 200 माइनस माइक्रो, तो इसको कितना लिख सकते हो 0.1। अब कैलकुलेट करो बीटा, बीटा कितना होगा डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आईसी। आईसी कितना 5 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना आएगा 50। याद हो रहा है, उल्टा कैसे आ रहा है? सर वो क्वेश्चन गलत लिखे थे, माइक्रो वाला मिली लिख दिया था। नहीं नहीं, तो क्वेश्चन कैसे गलत लिख सकते हो? माइक्रो ये सब देखो, बेस जो भी होगा ना, एक और चीज ध्यान रख लो, बेस में जो करंट दौड़ता है ना वो बहुत ही माइनर दौड़ता है। बेस में जो करंट दौड़ेगा वो क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो हमेशा बेस करंट माइक्रो में ही देता है। बेस माइक्रो में होगा, कलेक्टर और इमीटर का जो करंट होगा, कोई भी सवाल उठा करके देख लो प्रीवियस ईयर, कोई बुक उठा करके देख लो, सब में जो सी आईसी और आई जो होगा वो मिली में होगा। ठीक है, और बेस में जो करंट दौड़ेगा वो किस में होगा, माइक्रो में होगा। तो उसका ध्यान रखना है, वो गलती नहीं करना। और इधर कोई गलती होने का चांस है नहीं। दो ग्राफ है वो भी याद रख लेंगे, और उसके बाद ट्रांजिस्टर खत्म हो जाएगा। देखो स्लोली स्लोली जब वीआई इंक्रीज करना शुरू करते हैं, वीआई जब इंक्रीज करोगे आउटपुट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। बाद में और इंक्रीज करोगे तो एक्टिव स्टेट आता है, फिर एक्टिव के बाद और इंक्रीज करोगे तो सैचुरेशन स्टेट आता है। ठीक है ना। उसके बाद कोई भी अगर चेंज प्रोड्यूस कर रहे हो तो फिर वीओ कुछ दिखेगा नहीं। वीओ क्या है, वीओ में कोई चेंज नहीं है। सारी बात समझ में, इधर ही ये एक्टिव जोन है, इसी में हम काम करते हैं एम्पलीफायर में। और एक और कर्व आता है जिसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ग्राफ याद रखना, ये जो वैल्यू ये अलग अलग, ये IB1 है, ये IB2 है, IB3 के लिए और IB4 के लिए।
ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट होता है? आउटपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आईसी और डीसीई के बीच में, और ये कांस्टेंट, इस केस में हम कांस्टेंट बेस करंट, समझना, थोड़ा सा समझ लो क्या हो रहा है। देखो ये तीनों पहले भूल जाओ, हमने क्या करा ना, जो बेस करंट है कांस्टेंट रखा, बेस करंट कांस्टेंट रखा, सी को चेंज कर रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आईसी में जो चेंज आ रहा है ना वो इस तरीके का। फिर बेस करंट कुछ और इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, पहले मान लो 5 मिली एम्पियर पे 5 माइक्रो एम्पियर पे चेक करे थे तो ये ग्राफ मिला, अगर उसको 10 माइक्रो एम्पियर पे चेक करे तो ये ग्राफ मिला, फिर 15 पे ये, 20 पे ये। मत जब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो इसको फिक्स करेंगे, फिर वीसी को इंक्रीज करके इसमें चेंज देखेंगे। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, वीबी की वैल्यू बदल लिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग ये ग्राफ देखे। तो यहाँ पे एक चीज ये लिख सकते हो कि IB1 जो है वो लेस है IB2 से, लेस है IB3 एंड IB4। इसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। और ये हमने वोल्टेज और इनपुट आउटपुट वोल्टेज में, इनपुट वोल्टेज में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। एम्पलीफिकेशन जो भी होता है एक्टिव स्टेट में होता है, इधर कुछ ज्यादा चेंज दिखेगा नहीं, इधर ऑलमोस्ट, इधर भी चेंज नेग्लिजिबल है, उसको कट ऑफ बोलते हैं। चलो तो इसी के साथ ट्रांजिस्टर भी खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास से लॉजिक गेट शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Thank you, sir.